नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। आम्रपाली प्रोजेक्ट में फंसे घर खरीदारों के लिए अच्छी खबर है। सरकारी कंस्ट्रक्शन कंपनी एनबीसीसी को आम्रपाली के 5 प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने को लेकर नोएडा अथॉरिटी से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। ऐसे में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, बताएंगे कि वो कौन से 5 प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें एनबीसीसी डेवलप करेगी। समझेंगे कि एनबीसीसी और नोएडा अथॉरिटी के बीच किन बातों पर पेंच फंसा हुआ था, क्या सहमति बनी है, साथ ही ये प्रोजेक्ट कब तक घर खरीदारों को मिलने की उम्मीद है। और आम्रपाली के बहाने, इन 5 प्रोजेक्ट्स के बहाने हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या बाकी में जो नोएडा और आसपास के इलाके हैं, देश के जितने भी अधूरे प्रोजेक्ट्स हैं, उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा इस इलाके में फंसे हुए प्रोजेक्ट्स का भी है। तो क्या उनमें भी हम उम्मीद जाहिर करें कि इसी तरह से फंसे हुए प्रोजेक्ट्स पर कोई सरकारी कंपनी आकर उन्हें पूरा करेगी। बात करेंगे बहुत ही खास मेहमानों से। पहले ये रिपोर्ट देखिए, लौट रहे हैं। नोएडा में आम्रपाली के घर खरीदारों के लिए राहत की खबर है। एनबीसीसी को ग्रेटर नोएडा में आम्रपाली के 5 प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने के लिए नोएडा अथॉरिटी से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। एनबीसीसी की स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक आम्रपाली के 5 प्रोजेक्ट्स के अब तक इस्तेमाल नहीं हुए और बिक सकने वाले फ्लोर एरिया रेशियो यानी FAR के इस्तेमाल को लेकर ये मंजूरी मिली है। वहीं इन 5 प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में 10,000 करोड़ की लागत आने की भी बात कही गई है, जिसका सेलेबल वैल्यू करीब 15,000 करोड़ रुपए हो सकता है। एनबीसीसी आम्रपाली के जिन 5 प्रोजेक्ट्स को डेवलप करेगी, उनमें ग्रेटर नोएडा के टेक जोन 4 में स्थित सेंचुरियन पार्क, लीजर वैली और ड्रीम वैली के अलावा ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 4 में स्थित गोल्फ होम्स है। दरअसल 2019 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एनबीसीसी को आम्रपाली के फंसे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने का काम दिया गया। मामले में तेजी लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स इन्वेस्टमेंट रिकंस्ट्रक्शन एस्टैब्लिशमेंट का भी गठन किया। फिलहाल एनबीसीसी ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आम्रपाली के फंसे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के 38,000 से अधिक यूनिट्स में से करीब 13,500 घरों का काम पूरा कर लिया है। और अब फ्लोर एरिया रेशियो को लेकर मिली सैद्धांतिक मंजूरी के बाद मार्च 2025 तक एनबीसीसी के बचे हुए 25,000 अपार्टमेंट्स का निर्माण का काम पूरा कर लेने की उम्मीद है। समझते हैं कि एनबीसीसी और नोएडा अथॉरिटी के बीच पेंच कहां फंसा था। दरअसल एनबीसीसी फ्लोर एरिया रेशियो को बेचकर धन जुटाना चाहती थी। इससे उसकी प्रोजेक्ट को पूरा करने की लागत कम हो जाती और प्रोजेक्ट वायबिलिटी बढ़ जाती। वही इसका असर घर खरीदारों पर भी नहीं पड़ता, यानी घर खरीदारों को घर का कब्जा लेते समय अतिरिक्त रकम नहीं चुकानी पड़ती। लेकिन नोएडा अथॉरिटी इस FAR को प्रोजेक्ट का ही हिस्सा मानकर चल रहा था, लिहाजा नोएडा अथॉरिटी ने इस पर आपत्ति जाहिर की थी। इसके बाद एनबीसीसी ने नोएडा अथॉरिटी को एक नया प्लान सौंपा, जिस पर नोएडा अथॉरिटी की ओर से सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई। जिस फ्लोर एरिया रेशियो यानी FAR को लेकर पेंच था, उसे आसान भाषा में समझते हैं। इसे कई राज्यों में फ्लोर स्पेस इंडेक्स यानी FSI भी कहते हैं। इसे कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि मान लीजिए किसी प्लॉट का आकार 1000 फीट है और उस पर FSI 2 है, तो उस प्लॉट पर 2000 वर्ग फीट का निर्माण किया जा सकता है। ऐसे में एनबीसीसी को जो अतिरिक्त एरिया मिलेगा, उसका निर्माण में इस्तेमाल होगा और सेलेबल एरिया में इजाफा होगा, जिसका फायदा एनबीसीसी को मिलेगा। यानी सीधे शब्दों में कहे तो नोएडा अथॉरिटी से मिली इस मंजूरी के बाद आम्रपाली में फंसे घर खरीदारों को अपने अटके घर जल्दी मिलने का रास्ता साफ हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत कीजिए अश्विनी उपाध्याय जी का, जाने माने एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट में। बहुत बहुत स्वागत है अश्विनी जी आपका हमारे शो पर। हमारे साथ है अमित गुप्ता, घर खरीदार हैं आम्रपाली सेंचुरियन पार्क के, जो सीधा आम्रपाली से जुड़े हुए कंज्यूमर की आवाज़ बनकर इस वक्त हमारे साथ में हैं। अमित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और एक और कंज्यूमर वॉइस हमारे साथ दीपांकर कुमार जी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं NEFOWA के। बहुत बहुत स्वागत है दीपांकर जी आपका भी हमारे शो पर। मैं अमित गुप्ता आपसे चर्चा की शुरुआत कर रहा हूं क्योंकि ये सारा ताना बाना आप लोगों की राहत के लिए रचा गया है। कुछ उम्मीद जग रही है अब? बिल्कुल दीपक जी, मैं तो सर्वप्रथम आपको धन्यवाद करूंगा। आपको अगर याद हो कि जब जी बिजनेस ने ये शो एयर किया था 2019 के बाद, तो सभी के मन में ये संशय था इस विषय को लेके कि कोर्ट कैसे एक बिल्डर की जगह लेगा,
कोर्ट कैसे ये डे टू डे मैनेजमेंट करेगा, माइक्रो लेवल मैनेजमेंट कैसे करेगा, खासकर कैश फ्लो, ये सब चीज़ों की जो डिफ़िकल्टीज़ थी उस समय इस सबको लोगों के दिमाग में एक सस्पिशन पैदा हुआ था। लोगों को लगा नहीं था कि कोर्ट भी कम से कम ये कर सकता है। लेकिन आज 1 साल के बाद, 2 साल के बाद अगर आप देखेंगे तो मैं अपने घर में आज बैठा हुआ हूँ। आज ये शो घर में बैठ के कर रहा हूँ, पिछला शो मैंने रेंटेड घर में किया था, आपको अगर याद हो तो निश्चित ही एनबीसीसी ने जो कार्य किया है वो कार्य का जो फ़ायदा है एंड यूज़र जो बायर है उसको तो निश्चित ही मिल ही रहा है। लेकिन एनबीसीसी और कोर्ट के इस इंटरवेंशन से एक रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है कि जो लोगों के मन में एक संचय था कि इतने सालों से फंसे प्रोजेक्टों को कैसे जिंदा किया जाए, एनबीसीसी ने, सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ इन मरे फंसे प्रोजेक्टों को जगाया है। आज आप देखिए कि जो 10,000 करोड़ का जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इन्होंने निकाला है नए एफएआर को बेच के, अब इससे न सिर्फ लास्ट मैन स्टैंडिंग इन द क्यू, जो आखिरी बंदा जो क्यू में खड़ा है जिसको लगता था कि मेरा घर शायद ही बन पाए, जिनका बन गया उनको मिल जाएगा, हम फंसे रह जाएंगे, आज उसके लिए रास्ता साफ हो गया है। अगर आप देखेंगे प्राधिकरण का जो रवैया था वो इस चीज़ को लेके उदासीन हमेशा से था कि उनको पैसा कैसे मिलेगा, कौन देगा। बैंकों को ये संचय था कि उनका पैसा अगर वो लगाएंगे तो कैसे मिलेगा, कब मिलेगा। आज आप देखिए एसबीआई कैप्स का लगभग 90% पैसा कोर्ट ने 1.5 साल में वापस कर दिया है। बैंकों का पैसा रिटर्निंग ट्रैक पे है। अब इन सारी चीज़ों को देख के जो पॉजिटिव वाइब्स आई है वो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ पे भी आई है। आज ये 10,000 करोड़ की वर्कबुक या कंस्ट्रक्शन ज़रूर होगी, लेकिन जब ये बन के तैयार होंगे तो आप देखेंगे कि जो पुराने फंसे हुए बायर्स हैं वो तो इसका लाभ उनको मिलेगा ही, लेकिन आने वाले समय में रियल एस्टेट का एक जो लोगों ने एक इमेज बना रखी थी कि सारे बिल्डर चोर हैं, एनबीसीसी ने और कोर्ट ने ये साबित कर दिया है कि अगर मन साफ है और अगर आपके में इच्छा शक्ति है इसको इस समस्या को सुलझाने की, समस्या का आंसर ढूंढने की, तो निश्चित ही मिलेगा। ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली कि बिल्डर्स की जो छवि रही है और बार बार इस तरह के शब्द उनके लिए इस्तेमाल होते हैं कि सब सारे बिल्डर चोर हैं। अब कम से कम क्या उस छवि से बिल्डर्स और पूरा का पूरा रियल एस्टेट बाहर आएगा? ये बहुत बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे भी कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, यहाँ पे भी एक सरकारी कंपनी को लाना पड़ा, यहाँ पर भी बिल्डर नहीं है, यहाँ पर भी जो इंसाफ मिला है वो किसी और रास्ते से मिला है। तो ये छवि क्या सुधरी है या सिर्फ एक खिड़की है जिससे हमने झांकना भी शुरू किया है? ये एक बड़ा सवाल। लेकिन बहुत बड़ा सवाल अश्विनी जी ये उठता है कि ये नज़ीर क्या है? क्या इस तरह के प्रोजेक्ट्स में जब तक कोर्ट इंटरवीन नहीं करेगा, जब तक कोई सरकारी कंपनी नहीं आएगी, जब तक मीडिया बार बार इस तरह के मुद्दों को नहीं उठाएगा, तब तक इस देश का रियल एस्टेट को कोई चिंता नहीं है कि उनकी छवि किस तरह की है? देखिए दीपक जी, अभी सबसे पहले तो जिन लोगों को मकान मिल रहा है उनको बधाई कि बहुत उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी, हार नहीं माने, कोशिश करते रहे। एक अच्छी बात यह थी कि सुप्रीम कोर्ट से 50 किलोमीटर की दूरी पे ही पूरा काम था, रहने वाले भी, बायर भी यहीं पे थे, तो सुप्रीम कोर्ट उनके एक्सेस में था, वकील को जानते थे, पहचानते थे। इनफैक्ट इन सारे प्रोजेक्ट्स में बहुत सारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का भी फ्लैट फंसा हुआ था, मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये काम इसलिए थोड़ा आसान हो गया क्योंकि एडवोकेट्स इसमें बहुत फंसे हुए थे, बहुत सारे आईएएस, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के इसमें फ्लैट थे। तो दिल्ली के नजदीक था, सुप्रीम कोर्ट के नजदीक था, वकीलों का, जुडिशियल ऑफिसर्स का, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स का इसमें फ्लैट था, तो सबने एफर्ट किया और काम हो गया। लेकिन इसको मैं परमानेंट सोल्यूशन नहीं मानता हूं। इस तरीके से कितने लोग आएंगे? आम्रपाली जैसे 1000 प्रोजेक्ट फंसे हुए, 1000 प्रोजेक्ट पूरे भारत में फंसे हुए। मैं तो एक ऐसे प्रोजेक्ट को जानता हूं बेंगलोर में, जहां पे लिफ्ट ही नहीं लगाई, 9वीं मंजिल तक लोग जाते, पैदल चढ़ के जाते हैं 9वीं मंजिल। सोचिए जरा, वो बुजुर्ग कैसे जाएंगे 9वीं मंजिल पे, या 4 साल 5 साल का बच्चा कैसे 9वीं मंजिल तक चढ़ के जाएगा सीढ़ी पे, जब लिफ्ट ही नहीं है, फायर फाइटिंग का इक्विपमेंट नहीं है, सब कुछ राह है, लोग मजबूरी में रह रहे। ऐसे भी प्रोजेक्ट है। एक बहुत बड़े बिल्डर को मैं जानता हूं, जो भारत का एक टॉप मोस्ट बिल्डर कहा जाता है, जिसका करीब 60-70 पन्ने का तो एग्रीमेंट होता है। उसने भी बेंगलोर में यही काम किया है, जो प्रॉमिस किया उसको पूरा नहीं किया और हाथ खड़े कर दिए। ये मुझे लगता है सोल्यूशन नहीं है। बेंगलोर ही नहीं, अश्विनी जी आप सही कह रहे हैं, बेंगलोर ही नहीं, पूरे देश में 4.5 लाख के आसपास फ्लैट्स फंसे हुए हैं और उनमें 2.5 लाख तो सिर्फ आपके दिल्ली एनसीआर में हैं।
ये तादाद कोई छोटी नहीं है, आपने सही कहा, बड़े बड़े बिल्डर्स इसमें हैं। और अभी मैं सिर्फ नोएडा की ही बात करूं, आम्रपाली के लोगों की ये जीत है, लेकिन ये जीत हर किसी को नसीब नहीं है। तो अश्विनी जी, ये जीत सब तक पहुंचे, क्या यही आखिरी रास्ता है कि लड़ें आप, फाइट करें, सारे काम छोड़कर सड़कों पर उतरें, सुप्रीम कोर्ट से इंटरवेंशन कराएं, मीडिया से इंटरवेंशन कराएं, फिर सरकार जागे, फिर अपने इस केस में भी कितने पन्ने उल्टे पलटे गए। एनबीसीसी ने भी ये पहले एफआईआर बेचने का अथॉरिटी को पहले दे दिया था, ये वहां से कोई ग्रीन सिग्नल मिला नहीं। तो आपको लग रहा है कि कुछ होता ना, एक झटका खाने के बाद अगला कदम कम से कम स्मूथ हो पाएगा? आप उम्मीद लगा रहे हो अश्विनी जी? नहीं, मुझे नहीं लगता इससे, क्योंकि इस पूरे केस में इतने एफर्ट के बाद, मीडिया के इतने एफर्ट के बाद, जी बिजनेस के इतने डिबेट करने के बाद केवल इतना हो गया कि आम्रपाली के लोगों को अपना मकान मिल गया, बस इतना ही हुआ है। अगर आप सोचते हैं इससे कोई डेटरेंट क्रिएट हो गया, बिल्डर्स के दिमाग में कोई खौफ पैदा हो गया, अब बिल्डर बिल्कुल ठीक हो गए हैं, वो जो वादा करेंगे पूरा करेंगे, मैं बिल्कुल इसको नहीं मानता हूं। कुछ नहीं बदला है, क्योंकि न नियम बदला है, न कानून बदला है, न वन नेशन वन बिल्डर बायर एग्रीमेंट एग्जिस्ट हुआ है, न अगर जो वादे से अपने पीछे हटेगा उसके ऊपर कोई स्ट्रिंजेंट एक्शन होगा, ऐसा भी कुछ प्रावधान नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि जब तक कहते नहीं सठे साठम समाचरित भय बिन होए न प्रीत, कोई भी चीज ठीक तभी होती है जब दो तरीका हो, संस्कार बहुत अच्छा हो जिससे आदमी गलत काम के बारे में सोचे ना, दूसरा दंड व्यवस्था ऐसी कठोर हो कि आदमी गलत कार्य, मतलब गलत करने के पहले उसको रोए, उसके खौफ पैदा हो जाए। आखिर जिस तरीके से यहाँ मनमानी होती है, ऐसी मनमानी मैंने सिंगापुर में पता किया। सिंगापुर में बिल्कुल बिल्डर जो प्रॉमिस करते पूरा करके देते। मैंने जापान में पता किया, जो बिल्डर प्रॉमिस करते पूरा करके देते। बाकी तो छोड़िए, अपने दिल्ली से 3 घंटे की दूरी पे दुबई है, मैंने दुबई में पता किया कि दुबई के बिल्डर की क्या पोजीशन है। कोई फ्लैट वहां नहीं फंसा हुआ है, वो 3 साल में वादा करते, 3 साल में बना, क्योंकि वहां पर सर आपने सही कहा, क्योंकि वहां पर रियल एस्टेट की जो छवि है उसको देश की छवि से जोड़ा जाता है। वहां पर इस तरह का इकोसिस्टम है, वहां पर इस तरह की सोच है। यहां पर तो जिसके मन में जो आ रहा है, सरकार कुछ और कह रही है, रूल्स कुछ और कह रहे हैं, आपके नियम कायदे कुछ और हैं, बिल्डर्स अपनी ही मनमानी किए जा रहे हैं। आपने सही कहा, एक अदद वन नेशन वन बिल्डर बायर एग्रीमेंट, कितना इसमें इतना सोचने समझने का। अश्विनी जी कब से इस पर काम कर रहे हैं, हमने कितने शोज इस पर कर दिए, हमें तो कोई रॉकेट साइंस ये लगती नहीं है। इसको सिंप्लीफाई करने में प्रॉब्लम क्या है? सारे राज्यों को नोटिस हो रखा है दीपक जी, सारे राज्यों को नोटिस हो रखा है, सारे चीफ सेक्रेटरीज को नोटिस हो रखा है। अश्विनी जी मुझे बताइए, मैं दीपांकर जी के पास भी आऊंगा, लेकिन अश्विनी जी एक बात बताइए। 10 सेकंड, मैं 10 सेकंड और लेता हूं। हाँ प्लीज। दुर्भाग्यवश पूरे के पूरे एग्रीमेंट में काम की कोई बात ही नहीं होती। टाइल किस कंपनी की होगी, सरिया किस कंपनी को होगा, कंक्रीट की क्या क्वालिटी होगी, M20 होगा कि M25 होगा, जो कॉलम खड़ा होगा उसमें सरिया की संख्या क्या होगी, उसमें सरिया की साइज क्या होगी, सीमेंट बालू कंक्रीट का रेशियो क्या होगा, छत, ये अश्विनी जी नहीं है। आपने सही कहा अश्विनी जी, बिल्कुल सही कहा। अश्विनी जी मेरी एक जिज्ञासा को शांत कीजिए आप। इस देश में अब तो रेरा भी आ गया सर, एक से बढ़कर एक अथॉरिटीज बनी हुई हैं, हर अथॉरिटी में सरकार का इंटरवेंशन है सर, सरकार बिल्कुल स्ट्रांग सरकार कही जा रही है, कोर्ट्स के इतनी दफे इंटरवेंशंस हो चुके हैं, हमारा समाज, बैंक सब जागृत अवस्था में नजर आते हैं। उसके बावजूद ये परिस्थितियां कैसे बन जा रही है? नोएडा में सर आपने कहा बिल्डर्स, मैं कहता हूं सर बड़े बड़े सरकारी संस्थानों के नाम पर हाउसिंग सोसाइटीज बनी है, वो मंत्रालयों के नाम पर हाउसिंग सोसाइटीज बनी है। क्या ये मंत्रियों को भनक नहीं है? क्या इस सरकार को भनक नहीं है? उन हाउसिंग सोसाइटीज के नाम पर कितने गड़बड़ झाले घोटाले हो गए, लोग सड़कों पर अपनी कमाई लगा दी। और आपने सही कहा, उसमें वकील हैं, उसमें सरकारी बाबू हैं, उसमें आर्मी के टॉप ऑफिशियल्स हैं, उनको भी चूना लगा दे रहे हैं सर। अब क्या रह गया सर ट्रांसपेरेंसी दिखाने के लिए, कहां रहेगी ये बात अश्विनी जी? देखिए दीपक, ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो एक वन नेशन वन बिल्डर बायर एग्रीमेंट की जरूरत है, दूसरा एक हमारे देश में एक बिल्डिंग चार्टर की जरूरत है। दुर्भाग्यवश हमारे देश में बिल्डिंग चार्टर नहीं है कि जो बिल्डिंग जो बनेगी उसका एक पूरा एक चीज उसमें पूरा डिटेलिंग हो, और उसके कंप्लायंस न करने पे स्ट्रिंजेंट, मैंने कहा ना, इंसान खौफ खाता है, डरता है तब जब उसको दंड, कठोर दंड का उसके अंदर भय होता है। जब तक वो नहीं आएगा, आखिर रेरा है, रेरा काम भी कर रहा है। आप मुझे बताइए, रेरा ने आज तक कितने लोगों को जेल में डलवा दिया?
कितने बिल्डर को जेल में डलवा दिया। अगर जब तक आप 4-6-10 लोगों को जेल में नहीं डलवाओगे, 4-6-10 लोगों की प्रॉपर्टी जब्त नहीं करोगे, 4-6-10 लोगों के ऊपर आप कुछ गैंगस्टर एक्ट टाइप का कोई स्ट्रिंजेंट एक्शन नहीं लोगे जहां 10-20 लोग जेल, तब तक भय नहीं आएगा। मैंने न तो हमारी शिक्षा ऐसी है जो बहुत बढ़िया संस्कार दे दे, सबको ईमानदार बना दे, ना हमारा कानून ऐसा है कि वो भय पैदा कर दे। तो ये एज इट इज चल रहा है, चलता रहेगा। मुझे बहुत कुछ इसमें आसार नहीं दिख रहे। ठीक सर। आसार तभी होगा जब आपका रेरा के जो पिनल प्रोविजन है बदलेंगे, जी। भारत में एक बिल्डिंग चार्टर लागू होगा, भारत में एक वन नेशन वन बिल्डर बायर एग्रीमेंट होगा, तभी कुछ बदलाव आएगा। नहीं तो दीपक जी आप भी डिबेट करते रहेंगे, जी बिजनेस भी डिबेट करता रहेगा, उठाएंगे उनको न्याय मिल जाएगा, लेकिन न्याय नहीं मिलेगा। देखिए, हम बार बार इस मुद्दे को इसलिए उठाते हैं, कई लोगों को हमारी बातें कड़वी भी लगती हैं। हम बात इसलिए उठा रहे हैं कि इस देश को 2040 तक अगर विकसित राष्ट्र बनाना है, क्या ये रियल स्टेट के बिना हो जाएगा? क्या ये बिल्डर्स के बिना, डेवलपर्स के बिना हो जाएगा? क्या ये घरों के बिना हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। हम जानते हैं कि रियल स्टेट का इस देश के आगे बढ़ाने में कितना बड़ा योगदान है, लेकिन उस छवि को साफ करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं कह रहा था, फटाफट से मैं ओपनिंग रिमार्क, बड़ी देर बाद में दीपांकर जी के साथ आया। आपको जाना अश्विनी जी, धन्यवाद आपका। दीपांकर जी के पास मैं थोड़ा लेट आया, उसके लिए माफ़ी, क्षमा चाह रहा हूं उनसे। लेकिन दीपांकर जी, जैसा अभी अश्विनी जी कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के 30-40 किलोमीटर के बगल में ये प्रोजेक्ट था साहब, हम तो ये भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 30-40 किलोमीटर के दायरे में ये 2,40,000 प्रोजेक्ट हैं पूरे वहां पर फंसे हुए, उन पर कब नजर जाएगी? सर, सुप्रीम कोर्ट के इसी 30-40 किलोमीटर के दायरे में जेपी भी था और यूनिटेक भी था, जो कि हमसे पहले एनसीएलटी में जाके सुप्रीम कोर्ट में जा चुका था। परंतु हम लोग सौभाग्यशाली थे कि जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच में हमारा केस लगा था और वो हम लोगों के लिए भगवान बन के आए। और खास करके हम सभी लोगों ने, जितने भी बायर्स की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव थे, हम लोगों ने अपनी बात को इस मजबूती के साथ रखा कि कोर्ट को ये मानना पड़ा कि भाई यहाँ पे जेन्युइन तरीके से लोग फंसे हैं। चूंकि इस प्रोजेक्ट में ज्यादातर मध्यम वर्ग के लोग थे, तो कोर्ट पे कहीं ना कहीं ये दबाव था कि इतने लगभग 45,000-46,000 लोगों का को न्याय मिलना चाहिए। और अंततः सरकारी कंपनी एनबीसीसी इसमें आई, इंटरवीन करी और उसने प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया। आज जो एफएआर का मुद्दा आया है, वो हम जैसे लोगों को, जैसा कि अमित जी ने बताया कि बहुत सारे लोगों को घर मिल चुका है, बट काफी लोग अभी भी हैं जो फंसे हुए हैं, जिनको घर अभी तक मिला ही नहीं है। बिल्कुल। उनको संशय था कि कैसे पूरा होगा। तो आज के एफआईआर, जो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने एफआईआर के लिए हरी झंडी दी है, उससे बाकी बचे हुए लोगों को बहुत ही उम्मीद है कि अब हमें 2025 तक तो उम्मीद है कि हमें घर मिल जाएगा। बिल्कुल। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूं। ये उम्मीद कितनी प्रैक्टिकल है। देखिए, एक जगह से अच्छी खबर आती है ना, किसी का घर अगर अटका हुआ हो, एक छोटी सी भी अच्छी खबर आती है ना, तो पूरा परिवार, पूरा कुनबा, उसमें एक उम्मीद की लहर दौड़ पड़ती है। लेकिन फिर बाद में अगर आपको पता चले कि इस उम्मीद में भी कई इफ्स एंड बट्स हैं। आम्रपाली के केस में तो एनबीसीसी आगे आ गई, लेकिन क्या दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी इसी तरह से कोई सरकारी कंपनी आए या कोई दूसरा प्रोजेक्ट आए? अभी तो सरकार ने भी एक ऑप्शन दिया था कि आप को डेवलपर ले आइए अपने साथ, बहुत सारे काम दिए। आपका 0 पीरियड घोषित किया गया था, को डेवलपर लाने की कोशिश की गई थी। क्या वो वैकल्पिक व्यवस्था कभी बन पाई, मुकम्मल हो पाई? अटके घर अब एनबीसीसी फ्रंट पर है। आम्रपाली के कम से कम 5 प्रोजेक्ट्स के केसेस में यही नजर आ रहा है। सवाल ये है कि क्या इस तरह की नजीर दूसरे अटके प्रोजेक्ट्स के लिए भी कुछ उम्मीद बनकर आ सकती है या नहीं? अमित जी हमारे साथ हैं। अमित जी, एक बड़ा बुनियादी सा सवाल है। ये अब इसमें कोई शक नहीं है कि सभी लोगों को उनके घर मिल जाएंगे। इनफैक्ट आपके साथ एफएआर बेचकर जो एनबीसीसी नए फ्लैट्स बनाएगी, तो उसमें भी कुछ नए लोग आपके साथ जुड़ेंगे। लेकिन एक बार सोसाइटी में आने के बाद कुछ गड़बड़ होती है आगे। तो पहले क्या होता था कि बिल्डर को आप पकड़ते थे, आप कहाँ जाएंगे? एनबीसीसी के पास जाएंगे, वो कोई जिम्मेदारी लेगी आगे, या फिर आप लोग आरडब्ल्यूए बनाकर उसी को जिम्मेदारी सब सौंप देंगे? देखिए दीपक जी, कोर्ट के प्रोजेक्ट्स में डेफिनेटली कुछ सिस्टम ऐसा चलता है कि आपको एक रूल्स है, एक प्रोटोकॉल है जो फॉलो करना होता है। एनबीसीसी जरूर घर बना रही है, बट वो एक डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड जो बोलते हैं, जिसको डीएलपी हम बोलते हैं, उसके तहत वो काम कर रहे हैं। जैसे ही वो डिफेक्ट लाइबिलिटी ख़त्म होगी, रेसिडेंट्स की जो एसोसिएशन होगी, यूपी अपार्टमेंट एक्ट के तहत
सारे एसोसिएशन सारे प्रोजेक्टों में बनेंगे। अभी क्योंकि सब प्रोजेक्ट अभी धीरे धीरे तैयार हो रहे हैं, तो लोगों की संख्या भी कम है। जैसे ही संख्या पर्याप्त होगी 33% लोग अपना जो एसोसिएशंस होता है अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन वो बनाएंगे। अब उसके साथ बिल्डर में भी लगभग यही होता है, लेकिन बिल्डर क्या करता है कि आपसे जो पैसा लेता है उसका कोई अकाउंटेबिलिटी उसका नहीं होता है। आपसे वो 2 रुपए ले रहा है, कितना खर्च कर रहा है आपको नहीं पता है। वो आपसे पैसा लेगा, आपका पैसा आप में लगाएगा, और उनकी एक परमानेंट रिकरिंग बिजनेस होता है। बिजनेस बनाने के बाद जो कंटिन्यूस चलने वाला धंधा होता है वो उनका चलता है। सरकारी कंपनी एनबीसीसी के साथ ये जरूर नहीं होगा। इसका फायदा भी है, इसका नुकसान भी है। फायदा ये है कि आप एसोसिएशन, कोर्ट ने ये प्रोजेक्ट आपके लिए बनाया है, जगह का मालिक आपको बनाया है, आपको अपना घर संभालना है। अब आप कैसे संभालेंगे ये आपको निर्णय करना है, चाहे आप खुद करें, चाहे आप एजेंसी के थ्रू करें। सारी सोसाइटी एक साथ मिलके आगे प्रोग्रेसिव सोचे और आगे एग्जीक्यूशन करे, या फिर आप छोड़ दें। अगर छोड़ते हैं तो आप देखेंगे कि जो जीडीए कॉलोनीज होती हैं, जो दिल्ली में कई जगह आप देखेंगे ऐसी कॉलोनीज मशरूम्ड हो चुकी हैं, जहाँ पे कुछ समय तक तो होता है, लेकिन उसके बाद जब वो हट जाती है सरकार, हाथ खींच लेती है, तो आपका वही हाल हो जाता है कि बिजली, पानी, बुनियादी समस्याएं फिर वापस आ जाती हैं और लोगों के पास तब इतना पैसा नहीं होता है। अब क्योंकि एक नज़ीर बना दी है कोर्ट ने, अब इसमें ज़रूरी ये है कि जो रेसिडेंट्स जो अपनी इतनी बड़े बड़े घरों में आए हैं, चाहे बड़ा है चाहे छोटा है, उनको चाहिए कि वो अपना घर संभालें और अच्छे से संभालें, ताकि उनकी सोसाइटी जीडीए सोसाइटी या सरकारी आवास की तरह ना बन जाए। बिल्कुल अमित जी, हम तो भाई आप लोगों को और जितने भी लोग जो भी अटके प्रोजेक्ट्स में इतना बड़ा संघर्ष जिन लोगों ने किया है, हम तो उनको सलाम करते हैं। और आपने सही कहा, अब बॉल उनके पाले में है। अब ये घर संभालना, पूरी सोसाइटी संभालना आप लोगों की जिम्मेदारी है। बखूबी आप लोग करेंगे, हमारी ऐसी उम्मीद है। लेकिन दीपांकर जी, जाते जाते, क्योंकि आपके एसोसिएशन के साथ और भी कई ऐसे लोग होंगे जो भी अटके हुए हैं, वहाँ पर किस तरह की उम्मीद जग रही है? क्या इसी तरह के कोर्ट इंटरवेंशन की वो बात कर रहे हैं, या उन्हें लग रहा है कि एक नज़ीर जब बन गई तो आगे और चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी? सर, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एक और रजिस्ट्री का मुद्दा या बाकी अन्य मुद्दे भी हैं। सरकार ने अभी एक पॉलिसी, यूपी गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी भी लाई थी, परंतु अभी भी जो लोग हैं वो इंतजार में हैं, क्योंकि कहीं न कहीं अफसरशाही जो है सो हावी है। कोई भी जब पॉलिसी बनती है तो अफसर उसमें कुछ न कुछ ऐसा तिकड़म लगा देते हैं कि जेन्युइन लोगों को फायदा नहीं हो पाता है। जो अभी रजिस्ट्री को लेके जो पॉलिसी भी आई थी, उसमें ज़्यादातर जो बड़े प्रोजेक्ट थे, वो बाहर ही रह गए हैं। और तो हमें अभी भी इंतजार ही रहेगा, और हमें लग रहा है कि एक और हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जो इस तरह के फंसे हुए प्रोजेक्ट हैं, लड़ाई हम लड़ ही रहे हैं, परंतु और कारगर तरीके से लड़नी पड़ेगी, जिससे कि जो बचे हुए लोग हैं उनको न्याय मिल सके। ये बड़ी विडंबना है सर, आपने बहुत सही बात कही कि बिल्डरशाही से अगर आप छिटके तो उसके बाद आप अफसरशाही पर अटक जाते हैं। ये दुर्भाग्य और विडंबना है इस देश के होम बायर की, कि वो कहीं ना कहीं से फंसा दिया जाता है। और इसीलिए इस देश में रियल एस्टेट का ये हाल है। हम कई बार शोज़ करते हैं, हम कहते हैं कि इस देश में रियल एस्टेट की छवि सुधरनी चाहिए, बिल्डर्स की, डेवलपर्स की छवि सुधरनी चाहिए, लेकिन ये एक तरफा संवाद नहीं हो सकता। एक ही शर्त है, आप ग्राहक के साथ ईमानदारी बरतिए, उसको न्याय दीजिए, उसको आप सिर्फ धंधा कमाने का एक जरिया मत समझिए। जिस दिन आपने ये सोच बदल ली, उस दिन पूरा रियल एस्टेट, डेवलपर्स, बिल्डर्स, सब की छवि सुधर जाएगी। रियल एस्टेट की छवि सुधरेगी तो मैंने जैसे कहा कि एक राष्ट्र की छवि मजबूत होती है। ये कितना मजबूत यहाँ पर रियल एस्टेट है। बहरहाल, नाउम्मीद नहीं होते हैं। जैसे ये एनबीसीसी उम्मीद की किरण बनकर आया, सुप्रीम कोर्ट किरण की उम्मीद बनकर आया, इसी तरह से उम्मीद की किरणें आगे भी आती रहेंगी। उन्हीं किरणों के इंतजार के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित गुप्ता, वक्त निकालने के लिए। दीपांकर कुमार, बहुत बहुत शुक्रिया सर, वक्त निकालने के लिए। आपकी खबर आपका फ़ायदा में इतना ही। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।